हाय। मैं आपका ही वेट कर रही थी। मैं आ गई हूँ वापस एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है मदर। ये एक साउथ कोरियन मूवी है जो 2009 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक गरीब और विधवा औरत की जो अपने बेटे के साथ साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर में रहती थी और अपना खर्च चलाने के लिए जड़ी बूटियां बेचती थी। बट एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एक्यूपंक्चर का काम करती थी, बट उसके पास उसका लाइसेंस नहीं था। वो अपने बेटे को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रहती थी क्योंकि उसका बेटा दोजॉन बहुत इनोसेंट और शर्मीला था और वो मेंटली डिसेबल्ड भी होता है और भुलक्कड़ होता है। बट अगर कोई उसका मजाक उड़ाए तो वो उनसे लड़ाई कर लेता था और बदला भी लेता था। इस पूरी मूवी में उस औरत के कैरेक्टर का कोई नाम नहीं बताया गया है। मूवी की शुरुआत होती है जहां वो औरत एक खेत में चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत अजीब तरह का डांस कर रही होती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन दोजॉन को एक मर्सिडीज बेंच कार टक्कर मार देती है, तो वो उससे अपना बदला लेने के लिए उसके दोस्त जिन के साथ उसका पीछा करते हुए एक गोल्फ कोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां उसका दोस्त उस कार के मिरर को तोड़ देता है और वो लोग उस कार के पैसेंजर से अपना बदला लेते हैं। बट बाद में जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो जिन कहता है कि कार का मिरर मैंने नहीं दोजॉन ने तोड़ा था। बट दोजॉन को कुछ भी याद नहीं रहता और उस मिरर के पैसे उसकी माँ को देने पड़ते हैं जिससे वो कर्ज में डूब जाती है। जब वो लोग गोल्फ कोर्ट गए थे तो दोजॉन वहाँ से कुछ गोल्फ बॉल और जिन एक गोल्फ स्टिक ले आए थे। अब दोजॉन की माँ उसे समझाती है कि जिन अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मत घूमा करो, उसके साथ रहोगे तो कभी फंस जाओगे। बट दोजॉन उसकी बात को इग्नोर करके अपने दोस्त जिन से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोजॉन एक बार में है और उसने काफी शराब पी रखी है। बार से निकल के वो एक लड़की का पीछा करता है और वो लड़की एक खाली घर में चली जाती है और दोजॉन वहां से घर आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे उस लड़की की डेड बॉडी उस घर की छत की बाउंड्री वॉल पे बहुत अजीब तरह से लटकी मिलती है और वहां पे मिलती है एक गोल्फ बॉल जिसपे दोजॉन का नाम लिखा था। इस वजह से पुलिस दोजॉन को उस मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। प्रॉब्लम यह है कि दोजॉन को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। फिर उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें जब भी कुछ याद आएगा तुम सिर्फ मुझे बताना, किसी और को कुछ भी मत बताना। इन सब चीजों से उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अंदर ही अंदर जानती है कि दोजॉन ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे बेगुनाह साबित करने में लग जाती है। बट वो कहीं सक्सेसफुल नहीं होती। फिर वो एक लॉयर को हायर करती है और उन्हें लेकर जेल में दोजॉन से मिलने जाती है। वहाँ बहुत कोशिश करने के बाद उसे सिर्फ इतना याद आता है कि उस दिन उस कार का मिरर दोजॉन ने नहीं, जिन ने तोड़ा था। जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम मोनाजुन है और दोजॉन की माँ उसके फ्यूनरल में उसके घर वालों से मिलने भी जाती है। बट वो लोग उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देते हैं। इन सब चीजों से वो बहुत ही हर्ट और होपलेस हो जाती है। अब उसे याद आता है कि दोजॉन उस दिन जिन से मिलने का बोलकर घर से निकला था। इसके पहले भी जिन ने गाड़ी का मिरर तोड़कर वहां दोजॉन को फंसा दिया था, इसलिए उसे जिन पर शक होता है और वो उसके घर की तलाशी लेने के लिए जाती है। वहां उसे एक गोल्फ स्टिक मिलती है जिस पर कुछ रेड कलर के निशान होते हैं जिसे वो खून के निशान समझती है। अब वो बहुत उम्मीद के साथ उस गोल्फ स्टिक को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। वहां उसे पता चलता है कि इस पे लगे निशान तो लिपस्टिक के हैं और सब लोग इस बात पे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो बहुत ही हर्ट हो जाती है और बहुत इंसल्ट फील करती है। वो वहां से उठ के बाहर आती है बट वहां बारिश हो रही है। इस वजह से वो वहां से गुजरते हुए एक कबाड़ी वाले से छाता खरीदती है और अपने घर आ जाती है। बट जब वो घर पहुंचती है तो उसके घर पे जिन ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है। जिनको पता है कि उसने उसके घर की तलाशी ली थी, इसलिए अब वो उसको धमकाता है और उसके सारे पैसे ले लेता है जो उस औरत ने अपने कर्ज देने के लिए जमा किए थे। बट वो उससे लास्ट में सिर्फ इतना कहता है कि मुनाजुन की लाश को जिसने भी इस तरह से लटकाया है वो शायद उससे कोई बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम उसके आसपास के लोगों के बारे में पता करो और हाँ, भरोसा किसी पर भी मत करो, मुझ पे भी नहीं। ये सब बातें सुन के वो फूट फूट के रोने लगती है। दोजॉन के अरेस्ट होने के बाद वो पहली बार इस तरह से रोई थी और उसे अब जिन पे भी भरोसा होने लगा था। नेक्स्ट सीन में वो वकील दोजॉन की माँ को मिलने बुलाता है और उससे कहता है कि इस केस में तुम्हारे बेटे को कम से कम 10 साल की सजा होगी, बट हम उसे पागल साबित करके पागलखाना भेज देंगे, तो उसे सजा नहीं होगी, बस उसे सिर्फ 4 साल पागलखाने में रहना पड़ेगा। जिसके लिए वो मना कर देती है और वकील को फायर कर देती है।
अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा और मुनौजुन के असली मर्डरर को पकड़ने के लिए वो उसके स्कूल फ्रेंड्स से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि वो लड़कों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जेपी है और उसे सब राइस केक गर्ल बुलाते थे। जेपी भी मर्डर के बाद से कहीं गायब था। इधर जेल में एक कैदी दोजॉन का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से दोजॉन उसको मारता है और दोनों में बहुत हाथापाई होती है, जिससे दोजॉन को काफी चोट आती है। इसलिए उसकी माँ उससे मिलने जेल आई थी और जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो दोजॉन कहता है कि इस मारपीट के कारण मुझे कुछ याद आया। जब मैं 5 साल का था तो तुमने पेस्टिसाइड देकर मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बट उसकी माँ उसको समझाती है कि मैं तुम्हें मारकर सुसाइड करने वाली थी क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, बट मैं तुम्हें नहीं मार पाई। और दुजान बहुत गुस्सा होकर बोलता है कि चले जाओ यहाँ से और यहाँ कभी मत आना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने घर आती है। घर पे उसको दोजॉन के बचपन का एक फोटो मिलता है जो बहुत खराब हो गया था। उसे एडिट करवाने के लिए वो फोटो स्टूडियो लेके जाती है। वहाँ की ओनर उसको बताती है कि मुनौजुन अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ आई थी और उसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। वो यहाँ कुछ फोटो निकलवाने आई थी और उसके पास एक कैमरे वाला फोन भी था। ये मूवी है 2009 की और तब कैमरे वाला फोन इतना कॉमन नहीं था, किसी किसी के पास ही होता था, इसलिए ये चीज इसमें थोड़ी स्पेशल है। चलिए अब वापस स्टोरी पे आते हैं। अब वो औरत मुनौजुन की फ्रेंड को ढूंढती है ताकि वो उसके फोन के बारे में पता लगा पाए, पर वो देखती है कि कोई 2 लड़के उसको किसी बात पे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए वो उनसे उसे बचाती है। बट उसकी फ्रेंड को मुनौजुन के फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो जिनको पैसे देकर उन दोनों लड़कों को ढूंढने लगाती है। वो उन्हें ढूंढता भी है। उनसे उसको पता चलता है कि मुनौजुन का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। जो भी लड़का उसे राइस केक देता था वो उन्हीं के साथ चली जाती थी, बट मुनौजुन अपने फोन में उन लोगों की फोटोज चोरी से खींच लिया करती थी, इसलिए हम उसका फोन ढूंढ रहे हैं। अब दुजान की माँ को उन फोन की फोटोज के बारे में तो पता चल ही गया है, इसलिए वो बहुत कोशिशें करके किसी तरह उस फोन को ढूंढ लेती है। इधर दुजान को भी कुछ याद आता है और वो अपनी माँ को मिलने बुलवाता है। उनको बताता है कि मैंने एक सफेद बालों वाले आदमी को उस रात देखा था। अब वो औरत मुनौजुन के फोन की फोटोज दुजान को दिखाती है। उनमें से एक फोटो को वो पहचान लेता है और कहता है कि ये वही आदमी है। वो फोटो रहती है उस कबाड़ी वाले की जिससे दुजान की माँ ने उस दिन छाता खरीदा था। ये सब सुनकर दुजान की माँ को लगता है कि कबाड़ी वाला ही मर्डरर है। अब वो एक्यूपंक्चर करने के बहाने उस कबाड़ी वाले के यहाँ जाती है और बातों ही बातों में वो कबाड़ी वाला उसको बताता है कि दोजॉन ने ही उस लड़की का पीछा किया था और उस लड़की ने जब उसे गुस्से से प्रिवर्ट कहा तो दोजॉन ने उसको पत्थर मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई और उसी ने उसकी बॉडी को छत पे ले जाके टांगा था, वही मर्डरर है। तब उसकी माँ कहती है कि ये गलत है, दोजॉन इनोसेंट है और अब वो रिहा होने वाला है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा। अब वो कबाड़ी वाला आदमी नहीं जानता था कि ये औरत दोजॉन की माँ है, इसलिए उसके रिहा होने की बात सुन के वो तुरंत कहता है कि मैं इसका गवाह हूँ, वो इनोसेंट नहीं एक मर्डरर है और ये सब बातें अब मुझे पुलिस को बतानी चाहिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इस बात से दोजॉन की माँ बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को बचाने की धुन में वो उस कबाड़ी वाले के ऊपर लोहे की एक रॉड से हमला करती है और उसे जान से मार डालती है और फिर उसके पूरे घर में आग लगा देती है। फिर एक खेत में जाके बहुत अजीब तरह से डांस करती है जो हमें मूवी के एकदम स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उस औरत को ले जाती है और रास्ते में उसको बताते हैं कि उन्होंने मुनौजुन के असली मर्डरर को पकड़ लिया है, उसका नाम जेपी है और उसके कपड़ों से मुनौजुन का खून भी मिला है और हमें ये भी लगता है कि जेपी ने उसके साथ रेप करके उसका मर्डर किया था, इसलिए हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। दोजॉन की माँ असलियत जानती थी कि मर्डरर उसका बेटा है और जेपी इनोसेंट है, बट वो किसी को बताती नहीं क्योंकि उसे अपने बेटे को रिहा करवाना होता है। बट उसको बहुत गिल्टी फील होता है, इसलिए वो जेपी से मिलने जेल जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ है, और रोने लग जाती है, बट जेपी कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेपी को सजा हो गई है और दोजॉन अब रिहा हो गया है और वो अपने घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में उस कबाड़ी वाले का जला हुआ घर दिखता है और वो वहां जाके कुछ ढूंढने लगता है। रात में डिनर टाइम पे दोजॉन अपनी माँ से कहता है कि जिसने भी मुनौजुन की बॉडी को उस तरह से ऊपर लटकाया होगा
वो जरूर ये सोच रहा होगा कि कोई उसे देख ले और तुरंत आकर उसकी हेल्प कर दे। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गिल्ट में जी रही थी। वो खुद भी एक मर्डरर थी और उसके बेटी ने भी एक मर्डर किया था, बट उसको पता है कि दोजॉन को अब कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट डे वो एक ट्रिप पर जा रही थी, पर वहां जाने से पहले दोजॉन उसके एक्यूपंक्चर का निडल बॉक्स उसको देता है और कहता है कि मुझे ये उस कबाड़ी वाले के जले हुए घर में मिला और अपने सामान का ख्याल रखा करो। अब वो निडल बॉक्स लेकर उसकी माँ रोते हुए बस में आके बैठ जाती है, जहाँ बाकी सारे पैसेंजर डांस कर रहे होते हैं, और वो खुद को अपने पैर में एक एक्यूपंक्चर देती है, जिससे वो अपना सारा दर्द भूल जाती है और बाकी पैसेंजर्स के साथ डांस करने लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि जेपी के कपड़ों पे वो ब्लड के निशान कहाँ से आए। एक्चुअली मुनोजुन को नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, वहीं से उसके कपड़ों पे वो ब्लड के निशान आए होंगे। और क्या ये एंडिंग सेटिस्फाइड करने वाली है? तो जवाब है नहीं। बट इस पूरी मूवी के दौरान हमें दोजॉन और उसकी माँ के कैरेक्टर से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम चाहते हैं कि लास्ट में ये लोग निर्दोष साबित हो जाएं। वैसे देखा जाए तो उन दोनों को मर्डर के लिए सजा होनी चाहिए थी, बट ये कहानी एक माँ की है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये चीज थोड़ा बहुत जस्टिफाई करती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बोन जॉन हो ने, और इस तरह के सडन टोन शिफ्ट और ब्लैक ह्यूमर मूवी बनाने के लिए वो बहुत फेमस है, और मेटाक्रिटिक की 21st सेंचुरी के बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में वो 13वें नंबर पे आते हैं। इस मूवी का टोटल बजट था $5 मिलियन और टोटल कलेक्शन था $15 मिलियन। अब अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर है 7.8 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटो पे ये है 96% फ्रेश, और MUBI रेटिंग है इसकी 8.2। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।